ओके, सो वन मिस्टेक विच ऑल ऑफ यू आर डूइंग, इफ यू नॉट डूइंग देन वेरी गुड, अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो को देखना, छोटा सा वीडियो है 10 मिनट्स का, विच इज अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप फैक्ट्स में बहुत ओवरलोडिंग कर रहे हो, आप आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, यानी कि आपका ऐसे ऐसा है जहां पे सिर्फ फैक्ट्स हैं, लेकिन वो फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली अरेंज्ड हैं, डम्प्ड हैं, आपने उसको एक आर्ग्यूमेंट में कंस्ट्रक्ट नहीं करा है। ऐसे राइटिंग इज अ स्किल, इट इज नॉट एन आर्ट ऑफ डंपिंग फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स, अंडरस्टैंड दैट। देखो व्हाट दिस मिस्टेक एक्चुअली लुक्स लाइक। पहली बात, एस्पिरेंट हर एक फैक्ट को, हर एक कोड को, हर एक एग्जांपल को रट्टा मारता है, बिकॉज इतना कुछ हमने पढ़ा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पैराग्राफ्स इस तरह से होते हैं कि एग्जाम्पल ये दिखा रहा है, एग्जाम्पल भी ये दिखा रहा है, एग्जाम्पल से ये दिखा रहा है। वही क्लीशे दैट महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एग्जाम्पल ये दिखा रहा है, रोजा पार्क का बस इंसिडेंट ये समझा रहा है, नेल्सन मंडेला का ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एंड सो ऑन। कोई पैराग्राफ आपका जो सेंट्रल थीसिस है टॉपिक का उसको बिल्डअप और नहीं कर पा रहा है। इट इज जस्ट कि आप रैंडमली कुछ पैराग्राफ्स को अरेंज कर रहे हो और वन बाय वन बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड कर रहे हो, एंड व्हाट इज द रिजल्ट कि एग्जामिनर is finishing reading your essay and still he or she is not able to actually decipher कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। By the way, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एसे, एथिक्स और जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता। ऑलराइट, नाउ फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। व्हाट इट इज, फैक्ट्स में यानी कि इंफॉर्मेशन है, एग्जांपल्स है, डेटा है, रिपोर्ट्स है, पब्लिकेशन है। आर्गुमेंट में एक रीजन पोजीशन है। एक आर्गुमेंट वो है जहां पे फैक्ट्स उस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक आर्गुमेंट आपके फैक्ट्स को कंसोलिडेट करता है, अंडरस्टैंड दैट थिंग, कि एक आर्गुमेंट जो है वो आपके फैक्ट्स के डेटा को यूज करके आपके फैक्ट्स को और मजबूत और वजन देता है। अगर आपने सिर्फ फैक्ट्स लिख दिए हैं, दैट इज नॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्गुमेंट, वो सिर्फ डंपिंग और फैक्ट्स है। देन व्हाट हैपेंड, यानी कि आपके फैक्ट्स आंसर कर रहे हैं व्हाट हैपेंड, सो व्हाट, व्हाई डज इट मैटर, व्हाट एंड व्हाई। आपका जो आर्गुमेंट है ना, अगर वो व्हाट और व्हाई नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा उस एग्जांपल का और कैसे वो रिलेटेड है ऐसे के टॉपिक के साथ, तो आपका काम अधूरा है। एंड देन रोल इन द एसे, एविडेंस। अंडरस्टैंड वन थिंग, यू नीड अ स्पाइन, you need a certain core element, you need a connecting line which is holding all the evidences, all the examples, all the data together. तो अगेन आप अपना जो स्पाइन होल्डिंग द एविडेंस टुगेदर वाली बात आती है कि आपके ऐसे में जो आपका आर्ग्यूमेंट है कितने अच्छे तरीके से वो सारे एग्जांपल्स को कलेक्टिवली होल्ड कर पा रहा है। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप एक ऐसे में 20-30 एग्जांपल्स लिख के आओ, दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग यू फॉर। सिंपल रूल, जो आपके फैक्ट्स होते हैं दे शुड एंड अप सर्विंग द आर्ग्यूमेंट, दे शुड नॉट एंड अप रिप्लेसिंग इट। ये बात को प्लीज समझो। आपके जो फैक्ट्स हैं, कोई आपके सामने टॉपिक आया है तो आपके जो फैक्ट्स हैं दे शुड एंड अप मेकिंग योर आर्ग्यूमेंट का जॉब मच मोर इजियर, रादर देन कि आप सोचो कि बस मैं फैक्ट्स और फैक्ट्स और फैक्ट्स लिखते रहूंगा। वही एआई एक्शन समिट, ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल वॉर, यूक्रेन वॉर, ये वो फलाना ढिमका, क्लाइमेट चेंज, COP30, COP29, इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग। इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें आपका आर्ग्यूमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। नाउ व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज देखो अंडरस्टैंड वन थिंग, आपने बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, आपने इतनी नॉलेज अक्यूमुलेट करी है, 1 साल 2 साल 3 साल। प्रॉब्लम यह है कि आप बस प्री की तैयारी करते आ रहे हो, आपने कभी ऐसे लिखा ही नहीं है, आपने कभी मेंस की तैयारी करी ही नहीं है, बिकॉज आपको ना वो ईगो है कि मेरे को प्री निकालना है। और उसके चक्कर में आपने बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ा है, करंट अफेयर्स को पढ़ा है, जनरल स्टडीज को पढ़ा है, इतने एग्जांपल्स पढ़े हैं, लेकिन आप वो जो स्किल सेट है ना, क्योंकि एसे राइटिंग एक स्किल सेट डिमांड करता है, वो स्किल सेट आपके पास नहीं है अभी। वो क्यों नहीं है? बिकॉज एक तो एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर क्यों नहीं है? बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करा। प्रैक्टिस क्यों नहीं करा? बिकॉज भैया डर लगता है, फियर बहुत है ऐसे लिखने से। एंड दैट इज वाई हमको लगता है कि हमारे पास ना प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपोजर नहीं है ऐसे लिखने का, और हमको लगता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है। देखो लिखोगे पहले तो, अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो आपको 3-4 महीने देने पड़ेंगे कंटेंट को समझने के लिए। पहले दिन आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, आप ऐसे लिखना शुरू कर दो, बात नहीं बनती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो फियर है ना ऑफ नॉट हैविंग इनफ कंटेंट, ये एस्पिरेंट्स को ना पुश करता है, बहुत एजी बन जाते हो आप। रादर दैन कि आप इस बात के ऊपर वर्क अपॉन करो, आप अपने आप को और अंडर डेवलप कर देते हो। आपको लगता है कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरे पास कंटेंट नहीं है। जबकि एसे राइटिंग इज नॉट अ गेम ऑफ कंटेंट, इट इज द गेम ऑफ थिंकिंग, इट इज अ गेम ऑफ वीविंग योर आर्ग्यूमेंट्स। लोग बहुत अच्छे एसेज लिखते हैं, लोग इतने अच्छे एसेज लिखते हैं, बट उनका पहला एसे बहुत बेकार होता है, पहला एसे अच्छा नहीं होता है। इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप अच्छे एसेज लिखना शुरू करते हैं, बिकॉज यू लर्न द स्किल सेट एंड द एबिलिटी टू वीव एन आर्ग्यूमेंट। नाउ फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। अब यहां पे अगर हम फैक्ट्स और फैक्ट्स की बात करें, चलो ये टॉपिक का मतलब क्या है वो तो हम समझ पा रहे हैं। बाय द वे ये पीवाईक्यू ही है,
कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। यानी कि भाई संतुष्टि में रहना वो एक अपने आप में एक अमीरी है, लेकिन लग्जरी मेरे पास ये भी हो मेरे पास वो भी हो, वो तो हम एक आर्टिफिशियल पॉवर्टी, एक गरीबी ही क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो फैक्ट ओवरलोडेड अप्रोच क्या होती है, जो कि बहुत वीक अप्रोच है। आपने भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात कर दी, बस वही बात कर दी, आपने रेलेवेंस नहीं बताया कि ये कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ के साथ। आपने गांधी के कोट की बात कर दी, नीड वर्सेस ग्रीड की, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। बस ये कोट मेंशन करके आपने कुछ रैंडम बात लिखनी शुरू कर दी। ये क्यों कही थी गांधी जी ने बात, किस पर्सपेक्टिव में कही थी, इसको आप कहां कहां कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसको जो G20 पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाइफ अप्रोच का जो एजेंडा दिया था, कैसे हमने मिनिमम फुटप्रिंट, मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट की बात करी थी, हमने लेस मटीरियलिस्टिक और लेस कंज्यूमरिस्टिक आउटलुक की बात करी थी, हमने उन चीजों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? क्या हमने वो G20 में जो लाइफ अप्रोच अडॉप्ट करने को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया था, जो इंडिया ने वो प्रेसिडेंसी के तौर पे लाइफ अप्रोच की बात करी थी, क्या उसको हम कोरिलेट कर पाए हैं गांधी के कोट के साथ, और क्या उस चीज को हम इस टॉपिक के साथ कोरिलेट कर पा रहे हैं? देन फॉर एग्जांपल हम कुछ थिंकर्स होते हैं, कुछ फिलोसफर्स होते हैं, जैसे कि एपिक्यूरस की बात करें या शमाशर की बात करें। शमाशर एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने किताब लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जहां पर उन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसफी के साथ कनेक्ट किया था और जहां पे उन्होंने इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी कि हम इकोलॉजी को एक एंथ्रोपोसेंट्रिक तरीके से ना देखें कि जो हमारी इकोलॉजी है, जो हमारी नेचर है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सो देयरफॉर एक इकोसेंट्रिक वैल्यू के तौर पे हम अपने इकोनॉमिक्स को भी बिल्डअप करें, हम अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी बिल्डअप करें। स्मॉल इज ब्यूटीफुल की बात करी थी, एक किताब का नाम है 1973 में लिखी थी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बात लिख रहे हैं, अब आपने सिर्फ ये लिख दिया स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उन्होंने किताब लिखी है, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा ना। आप इस बात को कैसे वीव इन कर सकते हैं, कैसे आप इस बात को वीव इन करके एक आर्गुमेंट बना सकते हैं, एटलीस्ट लेट्स से 100 to 150 वर्ड्स में। मतलब इतनी एबिलिटी तो हो ना कि हम 100 to 150 वर्ड्स का एक आर्गुमेंट बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है। 4 सेपरेट फैक्ट्स एंड नो रीजनिंग फॉर दैट, इट इज रीडिंग लाइक अ लिस्ट, इट इज नॉट रीडिंग लाइक एन एसे। हम जीएस का आंसर नहीं देने जा रहे हैं वहां पे, एंड ज्यादातर बच्चों की गलती ये होती है कि वो एसे को एक जीएस का ही पेपर समझते हैं। इट इज लाइक कि जीएस के 4 पेपर हैं तो 5वां पेपर एसे का है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। आपने सेपरेट फैक्ट्स को आइसोलेशन में लेके नहीं काम करना है, आपने कनेक्ट करना है फैक्ट्स को, आपने आर्ग्यूमेंट को बिल्ड अप करना है। यू हैव टू गिव रीजन बिहाइंड एन आर्ग्यूमेंट, इट शुड नॉट रीड लाइक अ लिस्ट। नाउ आर्ग्यूमेंट लेट अप्रोच, नाउ फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड वन थिंग, जहां पे आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, जहां पे आप हर एक, आपने चाहे एग्जांपल करंट अफेयर से उठाया है, चाहे आपने एग्जांपल जनरल स्टडीज में से उठाया है, आपने ऑप्शनल में से उठाया है, यू नीड टू हैव अ स्पाइन, यू नीड टू हैव अ स्पाइन। आपकी एक स्पाइन होनी बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना दैट बी अ मैन, हैव अ स्पाइन। एक स्पाइन क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्पाइन की हम बात ये नहीं करेंगे आपने वहां पे कुछ अपने मसल्स का प्रदर्शन करना है, आपने स्पाइन दिखाना है। मींस कि एक स्पाइन एक वेल कनेक्टेड लाइन जहां पे आपके आर्ग्यूमेंट्स और आपके जो एविडेंसेस हैं वो अलाइनमेंट में है। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको अगर आपने अपने एसे में अपनी थीसिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करा, आपने थीसिस स्टेटमेंट को मेंशन ही नहीं करा, तो आप उसके बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपको थीसिस स्टेटमेंट मेंशन करना है अपने एसे में, which is not a paragraph but which is in 1 or 2 lines so that you can stick to that line. Alright, now the one question to ask before adding any fact, कि ये जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट मैं ऐड कर रहा हूं, क्या ये रैंडमली मैं इस करके ऐड करूं बिकॉज मेरे को इसके बारे में पता है, या ये मेरे थीसिस को भी एडवांस कर रहा है, यानी कि जो मेरा थीसिस स्टेटमेंट है उसको भी एडवांस कर रहा है। मतलब नॉट एवरीथिंग यू नो इज बीइंग आस्क्ड ना, नॉट एवरीथिंग व्हिच यू नो इज हैज टू बी रिटन ओवर देयर ना। You have to understand the demand of the topic क्या है, what is the core thesis statement of the essay topic जिसके ऊपर आप लिख रहे हो। You have to identify the thesis statement. अगर एक फैक्ट आपके टॉपिक को सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सटेंड नहीं कर रहा, आपके आर्ग्यूमेंट को ही कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो प्लीज कट इट आउट, नो मैटर कितना भी इंप्रेसिव वो साउंड करे। एक शॉर्टर एसे विद अ टाइट आर्ग्यूमेंट इज कंसिस्टेंटली आउटस्कोरिंग अ लॉन्गर एसे विद स्कैटर्ड फैक्ट्स। कौन कह रहा है आपको कि 1200 वर्ड का एसे लिखो? आई एम हैप्पी व्हेन अगर आप 800 to 900 वर्ड का एसे लिख रहे हो जो कि लॉजिकली वेल कनेक्टेड है, हैज दैट स्पाइन व्हिच इज हैविंग अलाइनमेंट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड फैक्ट्स। द 3 वार्निंग साइन जो कि आप ओवरलोड कर रहे हो, द एंड ऑल्सो टेस्ट। एंड ऑल्सो, अगर आपको लग रहा है कि एंड ऑल्सो है ना, आप 2 पैराग्राफ्स लिख रहे हो, 2 कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में आप एंड ऑल्सो डाल रहे हो, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो ऐसे अच्छा पढ़ाई दे रहा है, नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हो, बिकॉज आप कोई आर्ग्यूमेंट बिल्डअप नहीं कर रहे हो, आप रैंडमली आपने एक सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट दिया। फॉर एग्जाम्पल कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी में आपने एक तरफ गांधी जी की बात करी, एंड ऑल्सो आपने कोई और बात कर दी। तो देयरफॉर एंड ऑल्सो मींस कि आपने गांधी जी के आर्ग्यूमेंट को कन्विंसिंगली नहीं बताया, या आपने गांधी जी वाली बात को आपने आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ही नहीं किया। सो एंड ऑल्सो तो नहीं आना चाहिए ना, दैट इज रॉन्ग ट्रांजिशन। देन द ब्लैंक स्टेयर टेस्ट, अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला,
अपने पेयर ग्रुप में किसी को बोला कि यार मेरा ऐसे पढ़ना एक बारी, और इफ यू आस्क योर फ्रेंड टू रीड ओनली योर टॉपिक सेंटेंसेस, फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, और वो नहीं समझ पा रहे कि आपने आर्ग्यूमेंट बनाया क्या है, अगेन विच मीन्स कि दैट इज दैट ओनली योर फैक्ट्स आर डूइंग द टॉकिंग. आपके फैक्ट्स में आर्ग्यूमेंट वीव नहीं हुआ है, ओनली द फैक्ट्स आर डूइंग द टॉकिंग. एंड द वर्ड काउंट, अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपके 1200 वर्ड्स हैं बिकॉज यू हैव एडेड एग्जांपल्स 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 25 एग्जांपल्स, यू डूइंग द रॉन्ग थिंग फ्रेंड, राइट? आपको अपने एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स को डीपन करना है, ओवरलोड नहीं करना है. आपने एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स को, आपके जो एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, डेवलप करना है. तो एक प्रैक्टिस करो. टेक एनी एसे यू हैव ऑलरेडी रिटन, हाईलाइट द थीसिस स्टेटमेंट इन वन कलर. ये प्रैक्टिस के लिए, हाईलाइट एवरी फैक्ट और एवरी एग्जांपल इन अनदर कलर. ठीक है? फॉर ईच हाईलाइटेड फैक्ट राइट वन लाइन नेक्स्ट टू इट एक्सप्लेनिंग कि वो कैसे कनेक्ट कर रहा है बैक टू द थीसिस. अगर आप वो लाइन नहीं लिख पा रहे हैं फॉर अ फैक्ट, देन डिलीट इट, डिलीट दैट फैक्ट, नो मैटर वो फैक्ट कितना अच्छा साउंड कर रहा है, पर आर्गुमेंट नहीं आ पा रहा तो छोड़ दो. रीराइट द एसे विद ओनली द फैक्ट्स व्हिच हैव सर्वाइव्ड दिस टेस्ट एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट एन आर्गुमेंट ओवर देयर. Now write your thesis before choosing examples. ये प्रैक्टिस में, रफ वर्क में है. उस दिन फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको कम से कम 30 से 35 ऐसे देने हैं अगर आप 2027 टारगेट कर रहे हो. For every fact ask why this and why here. Prioritize depth over quantity. 3 well developed examples, they will beat 6 to 7 shallow examples. Read your finished essay and ask could I summarize my own argument in one sentence? Could I do that? अगर answer is no, तो आपका essay is overloaded with facts and underloaded with arguments. एक essay, please understand one thing, जाते जाते एक बात आपको बता के जा रहा हूं. Essay is not a test of what you've read. It is a test of what you think, your thinking ability. Facts evidence है, argument verdict है. Fact जो है वो evidences है, but argument जो है वो उस evidences का verdict है. So never let the evidence show up without a verdict to serve. इस बात को याद रखना कि कुबेर सर ने बात कही थी. और अगर आप ऐसे राइटिंग से जुड़ी कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, मुझे मेल कर सकते हैं kuber@sleepyclasses.com. ऑलराइट, हमारी वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, हमारे पेड प्रोग्राम्स भी हैं. प्लीज उसके बारे में जानकारी लीजिए, चाहे वो 2027 के हैं, 2026 के. अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बारी, तो एसए प्लस एथिक्स का कंबाइंड क्रैश कोर्स है, इसके बारे भी टोल फ्री नंबर पे जानकारी ले लीजिएगा. एंड आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.